Dear students, after formally getting introduced to the first order differential equations, now we can consider the various cases of first order differential equations. Broadly speaking, there are three of these cases, out of which the first one is the homogeneous case, and the second and third cases are collectively non-homogeneous cases. In this video, we will learn about the homogeneous case. Let us see what is the homogeneous case. So the standard form of the first order differential equation is here, जहाँ पर हमने ये assume किया था that a and b are constant values. अब ये जो cases हैं definitely ये a और b की different values पे base करेंगे. बाकी जो हमारे पास derivative है या variables हैं dependent and independent, they will be there and they'll be adopting their values. लेकिन जो चीज़ अपीयर हो सकती है इन लिटिल बिट ऑफ वेराइटी वो हैं ए और बी. तो हम ये पॉसिबिलिटी देख सकते हैं कि ए और बी कभी हो सकता है दोनों ज़ीरो हों, कभी हो सकता है एक ज़ीरो हो और दूसरा ना हो, एंड वाइस वर्सा. सो यही वो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस केसेस को जन्म देंगे. सो आज जो हम केस कर रहे हैं वो है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी वी गेट थ्री पॉसिबल केसेस. पहला केस ये है जिसमें ए तो नॉन ज़ीरो होगा लेकिन बी ज़ीरो हो जाएगा. और फिर उसके बाद दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम ए और बी दोनों को ज़ीरो कर ना होने दें, नॉन ज़ीरो कर दें. और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम ए को ज़ीरो कर दें और बी को ज़ीरो ना होने दें. सो इन दिस केस जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो है एक ट्राई एड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और पहले का नाम हमने होमोजीनियस केस रख दिया, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो. एक चौथा केस ये भी शायद बन जाए जहाँ पर हम दोनों को ज़ीरो कर दें, और अगर हम दोनों को ज़ीरो कर देंगे तो ये डी वाई ओवर डी एक्स या डी टी, जनरली स्पीकिंग एंड स्पेसिफिकली स्पीकिंग रिस्पेक्टिवली, वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. सो देयर विल बी नो रेट ऑफ चेंज. सो इट मीन्स कि हम किसी कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं. सो व्हेन देर इज़ नो डेरिवेटिव, व्हेन देर इज़ नो प्रिसाइज और नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ इट, डेफिनेटली दैट केस विल नॉट बी अ प्लॉजिबल केस. इसलिए हम इन तीन केसेस की बात कर रहे हैं. तो जो पहला केस है वो ये है, ए नॉन ज़ीरो और बी ज़ीरो. इसे होमोजीनियस हम इसलिए कहते हैं जैसे हम होमोजीनियस इक्वेशंस की बात करते हैं जिसमें राइट हैंड साइड पर ज़ीरो होता है. इसलिए यहाँ पर भी आप देखें कि राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ गया बिकॉज बी को हमने ज़ीरो कंसिडर किया, इस पॉसिबिलिटी को. और इसलिए हम कहते हैं कि जब राइट हैंड साइड पर ज़ीरो आ जाए तो ये होमोजीनियस केस है. अब इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे ताकि हम इसके सोल्यूशन का कोई फार्मूला डेवलप कर सकें. और आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी इनिशियली कि सोल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमने ये बात समझी थी कि उसके अंदर डेरिवेटिव ना हो. इट शुड बी द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी. यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं वो वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी ही होगा. सो इसे हम रीअरेंज करें. इस रीअरेंजमेंट में आपने देखा कि ये प्लस ए वाई को हम दूसरी साइड पे ले गए राइट हैंड साइड पे, तो ये माइनस ए वाई हो गया. ज़ीरो वॉज ऑफ नो एग्जिस्टेंस आफ्टर दिस शिफ्टिंग ऑफ ए वाई दैट बिकेम माइनस ए वाई. फिर वाई को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और वो इधर आ गया. ये सारी शिफ्टिंग जो है इट इज़ विद अ पर्पस, और वो पर्पस ये है कि हम वाई को इन टर्म्स ऑफ टी निकालना चाहते हैं. यहाँ पर हमने अब ये किया कि दोनों वेरिएबल्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ गए, और जो एक नॉन वेरिएबल पार्ट था दैट इज़ ए विच वाज अ कांस्टेंट, वो राइट हैंड साइड पे आ गया. हमने इन्हें इस तरीके से लिख लिया. आई थिंक देयर इज़ नो मिस्टेक इन इट इफ़ वी राइट इट लाइक दिस, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि y का डेरिवेटिव होगा डी वाई ओवर डी टी. तो ये इस वे में अब रिटर्न है विच इज़ मेकिंग सेंस. और आपको याद होगा कि जब डेरिवेटिव ओवर फंक्शन की सिचुएशन होती है तो डेरिवेटिव ओवर फंक्शन रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होता है. और इसीलिए हमने इंटीग्रेशन की इसकी विद रिस्पेक्ट टू टी जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. और जब हमने ये यहाँ पर प्रोसेस किया तो कैंसलेशन होगी टी की, यहाँ डी टी की, और यहाँ पर डी टी इंट्रोड्यूस हो गया. ये वैसे ही हमने कैरी कर लिया. यहाँ पर कैंसलेशन के बाद रिमाइंडर वैल्यू ये थी. ये आप देख रहे हैं कि ये वही सिचुएशन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि डेरिवेटिव ओवर फंक्शन डेवलप हो रहा है, और वन ओवर वाई
इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू वाई हेयर एंड विद रिस्पेक्ट टू टी। हमने इंटीग्रेट टी के लिहाज से किया था, लेकिन यहाँ पर डी वाई बन गया है और यहाँ पर डी टी है। क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डी टी था तो वो डी टी के साथ कैंसिल आउट हो गया और डी वाई बच गया। यहाँ पर हमने वाई के लिहाज से इंटीग्रेशन की तो ये आया डेरिवेटिव ओवर फंक्शन रूल, और उसके लिए एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जनरेट हो गया। यहाँ पर जब इंटीग्रेशन की तो टी जनरेट हुआ और साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये सिंपल इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो इन दो कॉन्स्टेंट्स को मैं इकट्ठा कर लूँगा राइट हैंड साइड पे, और फिर उनको एक नोटेशन दे दूंगा सी विच इज़ मोर सिंप्लीफाइड, और उसके बाद ये हमारे पास इस इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। हमें चूंकि y की फॉर्म में रिजल्ट चाहिए, हमें उसे नेचुरल लॉग, उसका स्क्वायर या उसका कोई एक्सपोनेंट नहीं चाहिए। वी नीड इट इन इट्स प्योर फॉर्म, इसीलिए हम नेचुरल लॉग को कैंसिल आउट करेंगे बाय रेजिंग इट टू द एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट और नेचुरल लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट हैंड साइड पे ऐसी कैंसिलेशन नहीं होगी बिकॉज देयर इज़ नो नेचुरल लॉग ऑन द राइट हैंड साइड। फिर y हमने कैरी कर लिया और e हमारे पास इधर आ गया, और e को हमने c के साथ भी लिख लिया। ये ब्रेक डाउन हम पहले भी कर चुके हैं कि चूंकि पावर में एक्सपोनेंट में देयर आर टू टर्म्स, उन्होंने सेपरेट बेसिस के साथ लिख लिया। उसकी रीज़न आपको ये अंडरलाइन से महसूस हो रही होगी कि e की पावर c दैट इज़ एक्सपोनेंट ऑफ c विल बी अनदर कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का नेचुरल एक्सपोनेंट जो होता है वो भी एक कांस्टेंट ही होता है। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए ई सी की जगह हमने ए लिख दिया, और हमारे पास यहाँ पर ए आ गया है ई की पावर या ई एक्सपोनेंट सी की जगह। सो ए हमने पहले लिख लिया और एक्सपोनेंशियल टर्म उसके बाद लिख ली। 2 ज़रब 3 बराबर है 3 ज़रब 2। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। जनरल सोल्यूशन में सिंस देयर इज कांस्टेंट ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दैट इज कैपिटल ए, दैट इज़ वाई हम इसे जनरल सोल्यूशन कह रहे हैं। इसे डेफिनेटाइज भी हम करते रहे हैं और हम वो दोबारा कर सकते हैं सिंपली बाय इंट्रोड्यूसिंग द इनिशियल कंडीशन दैट इज टी इज इक्वल टू ज़ीरो। टी इज इक्वल टू ज़ीरो हमने सब्सटीट्यूट किया वेर एवर देयर वाज टी। आपने देखा हमने ये सब्सटीट्यूशन की, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन जो कि आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। उस सिंप्लीफिकेशन के बाद ए का आंसर हमारे पास इज इक्वल टू वाई नॉट आ गया, और उसके बाद वाई टी इज इक्वल टू दिस। ये हमने सब्सटीट्यूशन कर दी ए की जगह उसकी वैल्यू की, जो कि ये है। अब हम कह सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये डेफिनेट सोल्यूशन है, बिकॉज इसके अंदर कोई कांस्टेंट आर्बिट्रेरी नेचर वाला नहीं एग्जिस्ट करता। वाई नॉट है इनिशियल कंडीशन, एक्सपोनेंशियल टर्म है जिसमें टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसके अंदर हमें चूंकि कोई डेरिवेटिव या डिफरेंशियल नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है बल्कि उसका सोल्यूशन है। So this is how we can calculate the definite solution as well as the general solution of the first order differential equation with a homogeneous case. और इसके बाद हम non homogeneous cases जो कि 2 हैं उनकी बात भी कर सकते हैं। Thank you.